हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का जो मॉडल पर जारी हुआ है टर्म 2 के लिए, उसमें हिंदी का सेट 1। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर एक वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरह से करने के लिए। दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग लगातार वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो प्लीज किसी को शेयर करके उसका अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जरूर अच्छा होगा। तो यार शेयर तो बनता है, ठीक है। अभी अभी शेयर कर दो अपने 5 ग्रुप्स में, कमेंट करके बोलना शेयर किया है या नहीं, ठीक है। अलग ही खुशी मिलेगी। देखिए दोस्तों क्या है, ये जो पैराग्राफ है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो गद्यांश है इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसमें दैनिक जीवन के बारे में लिखा है कि हम अपने कितने लोगों से मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम। इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी आसानी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो आप लोग जब इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा गांधी जी की पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा दैनिक जीवन में कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ लोग उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। पैसे में लिखा है निम्न स्तर मतलब क्या, जो मजदूरी करते हैं, उच्च स्तर मतलब जो ऑफिसर्स लेवल पर काम करते हैं। सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है, गद्यांश में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए बाबा आमटे जो थे समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा तथा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। क्या बाबा आमटे समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ जो रोगी थे उनका सेवा किए थे, और सुंदरलाल बहुगुणा क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन के जरिए दोस्तों पेड़ों के काटने से बचाया था, ठीक है। तो इसके लिए वो दोनों चर्चित है। नेक्स्ट देखिए, और अब दोस्तों पाठ्य पुस्तक पे आ जाता है हम लोग। इसमें पाठ्य पुस्तक का कुछ प्रश्न दिया है, उसको देख लेते हैं। क्या देखिए, सबसे पहला सवाल है बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो क्या है दोस्तों, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए, ठीक है। अपने पिता की रक्षा के लिए, पिता की महल जो था उसका, उनकी रक्षा के लिए क्या क्या तर्क दिए कि पहला तर्क देखिए क्या है, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इसमें मकान का क्या दोष। मैना ने क्या कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो शस्त्र उठाए थे वो दोषी है, पर इसमें मकान का क्या दोष, मकान ने थोड़ी ना शस्त्र उठाया था। दूसरा पॉइंट देखिए क्या, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति ना हो सकेगी, और महल को अगर आप गिरा दोगे तो सेनापति की कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगा, इसलिए महल को ना गिरा जाए। यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए, ठीक है। अंत में मैना ने सेनापति हे को क्या कहा कि अपना परिचय दिया और उन्हें कहा कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों उसकी जो सेनापति जी थे, जो उसका जो पुत्री थी मेरी, उसकी सहेली थी मैना, तो इस बारे में इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि ना होने के कारण वो उसे सीख नहीं पाई थी, ठीक है। आप लोग कोई भी चीज सीख कब नहीं पाते, जब आपको उसमें रुचि नहीं होगा। तो उसी प्रकार लेखिका महादेवी वर्मा की भी उस बिल्कुल रुचि नहीं थी उर्दू फारसी में, इसीलिए लेखिका को बचपन में जो उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया तो वह घर में आए, जब वो पढ़ाने के लिए घर में आए थे तो क्या लेखिका चरपाई के नीचे छिप गई थी, समझ गए। अगला सवाल देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेश शायद महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है। तो प्रस्तुत कविता में बाल मजदूरी तथा बाल श्रम का वर्णन किया गया है, ठीक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यार बच्चे काम पर जा रहे हैं, सोच रहे हो, मतलब बाल मजदूरी का बात किया गया है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन जाने की पीड़ा को जताने का प्रयास किया है। कवि ने यहाँ उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों की और हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिनके आकर्षित को थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, जिनके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। अब बताओ, बच्चे अपना बचपन खो देते, अपने उसमें खेलने नहीं जाते बल्कि काम करने जाते हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है तथा वो बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। मतलब एक कड़ा प्रहार किया है बाल मजदूरी पर समाज पर कि बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। दोस्तों मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी मकान में पली बढ़ी थी, वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी, उसी में मैना की बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी, वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी, ठीक है। क्या उसी में मतलब बचपन से उसी में रहती थी यार, उसी में, उससे उसको प्यार था, उस मकान से, उसकी पैतृक धरोहर थी वो,
नाना साहब ने अंग्रेज सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी। अंग्रेजों के लिए वो राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था। देखिए क्या था, जो नाना साहब थे उन्होंने अंग्रेज सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी। ठीक है, अंग्रेजों के लिए वो राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि वे देश में फिर से कोई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना कर सके। ठीक है, मतलब क्या, नाना साहब ने अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा, इसलिए नाना साहब का जो भी चीज़ था उसको ध्वस्त कर देना चाहते थे और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर वो मकान भी तोड़ देना चाहते थे अंग्रेज। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 5 नंबर, जो कि प्रश्नों में से किन्हीं 2 का आप लोग उत्तर देना है। 3-3 नंबर का है एक एक क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज के किन बुराइयों की ओर संकेत किया? तो देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज के पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहता है। जो पुरुष का प्रभुत्व है समाज में उसको उखाड़ फेंकना चाहता है। पुरुषवादी मानसिकता के कारण ही हमारा समाज प्रगति की दिशा में अग्रसर नहीं हो रहा है। क्या हर चीज में पुरुष आगे रहेगा तो फिर कैसे समाज बढ़ेगा? इसको लेकर मतलब कह रहा है कि मानसिक पुरुषवादी समाज मानसिकता के कारण ही हमारा समाज प्रगति की दिशा में अग्रसर नहीं हो रहा है, साथ ही अन्य देशों की तुलना में पिछड़ता भी जा रहा है। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों के घेरे में जकड़ कर रखा जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। साथ ही विभिन्न प्रकार के नियम उन पर थोपे जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों घरों की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सरकार की तरफ से बहुत सारे अभी छूटें दी गई हैं, मतलब बहुत सारा, बल्कि लड़कियों को ही ज़्यादा कुछ दिया जाता है, लड़कियों को किताब दिया जाता है, जबकि सभी लड़कों को किताब भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, घरों से अभी भी दोस्तों पाबंदी रहता है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाता है, मानसिकता अभी बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार लेखक इस पाठ के माध्यम से समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। साथ ही महिलाओं को पूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से जीने पर भी बल देता है, जिससे एक स्वस्थ समाज की रचना की जा सके तथा समाज का विकास किया जा सके। तो दोस्तों बिल्कुल इस प्रकार की मानसिकता को बदलनी चाहिए। जिस प्रकार घरों में मतलब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है और इस प्रकार की मानसिकता का बदलाव होना चाहिए। अगला सवाल है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करें। तो देखिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख में आवेश मुह ये वाक्य कहती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु सबसे पहले उन्हें शिक्षित बनाना जरूरी है। ये सबसे बड़ी चीज है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होंगी वे न तो अपना विकास कर सकती है और न ही देश की प्रगति में अपना सहयोग दे सकता है। ठीक है, नहीं उनमें आत्मविश्वास पैदा हो। अगर कोई शिक्षित नहीं, आप एक शिक्षित लड़की और एक अशिक्षित लड़के से बात करके पता चल जाएगा दोनों में कितना डिफरेंस होता है। तो महिला को आगे करने के लिए सबसे पहले क्या, उनको पढ़ाना लिखाना होगा, शिक्षित करना होगा। किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रभावी होने के लिए उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। नारी को पुरुष के सम्मान, समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। महिलाएं किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न उपायों और कौशल का ज्ञान करना चाहिए, जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं करने में समर्थ हो जाएंगी। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को लागू करवाने की कोशिश करनी चाहिए और हर एक महिला को उसका फायदा मिलना चाहिए। सरकार जो भी यहाँ पर योजनाएं लाती है महिलाओं के लिए उसको वो मतलब महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और उनका फायदा भी उन्हें मिलना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि महिलाएं विकसित और उन्नत नहीं है तो देश के उज्जवल भविष्य की कामना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। और अगला दोस्तों एक पत्र है जो कि 4 दिनों के अवकाश है तो आपके प्रधानाचार्य को लिखना है। बिल्कुल चेहरे पर खुशी आ गई, सर क्या बात है, छुट्टी मिलेगा, चलो देते हैं छुट्टी आप लोगों को। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय को लिखेंगे आप। ठीक है, उच्च विद्यालय शीतलपुर, आपका जो भी विद्यालय का नाम है लिख देना, महोदय। सविनय निवेदन है कि पिछले 2 दिनों से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बार बार बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि 21 अगस्त 2018 नहीं, यहाँ पर आप 2022 लिख देना, से 24 अगस्त 2022 तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें और धन्यवाद। वो तो कहना ही आपको छुट्टी मिलेगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजीव प्रधान, जो भी आपका नाम है कह देना। ठीक है, और नीचे कक्षा लिख देना जो भी कक्षा है। अथवा आप लोग को छोटी बहन को भी लिखने आया था तो चलिए उसको भी देख लीजिए। सर्कुलर रोड धनबाद, जब भी इस प्रकार का लेटर लिखते हो तो इसमें पहले अपना एड्रेस लिख देना। सर्कुलर रोड धनबाद 22 मई 2022 को लिखा गया ये पत्र है। प्रिय बहन निशा को लिखा जाता है ये पत्र। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होंगी। ठीक है, और यहाँ समय सदुपयोग के बारे में पत्र लिखने बोला है तो उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे।
मुझे तुम्हारी छमाही परीक्षा की यानी कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, ठीक है, परिणामों के बारे में पता चला, जिसमें तुम्हारे बहुत कम अंक आए हैं। अब तुम्हारी वार्षिक परीक्षा भी आने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि हमेशा की तरह पढ़ाई को कल पर मत छोड़ो, समय के महत्व को समझो और खूब मेहनत करो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ सकता है। माँ पिताजी को मेरा नमस्कार कहना, और तुम्हारी बहन राधा। समझ गए? आपका भी नाम राधा है क्या? अरे नहीं सर। देखो अगला अगला सवाल क्या है। हाँ, ये दोस्तों आप लोग का एक निबंध लिखने बोला है, तो बहुत सारा पॉइंट है। मैं यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर लिखा हूँ, आप लोग यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आप लोग पढ़ लेना। मैं इसको ज़्यादा और पढ़ता हूँ नहीं, ठीक है। मैं यहाँ लिखा हूँ, आप लोग देख लो बस, ठीक है। बहुत आसान। देखिए सबसे पहले अर्थ लिखने बोला है, तो पर्यावरण का प्रदूषण का अर्थ क्या वो लिख दिया है कि पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाले खराब परिवर्तन, ठीक है। मतलब पर्यावरण हमारे आसपास पेड़ पौधे घर जो भी है, ठीक है, किसी भी में अगर खराब कोई परिवर्तन होता है जिससे जीव जगत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रदूषण कहलाता है। जैसे पेड़ों की कटाई खराब है ना, असर पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये क्या है? ये प्रदूषण है। तो यही पर्यावरण प्रदूषण है। धूल का उड़ना, ये भी खराब असर पड़ता है, तो ये भी प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास प्रक्रिया, औद्योगिकरण तथा नागरीकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव विकास करेगा, घर बनाएगा, पेड़ काट देगा। औद्योगिकरण मतलब उद्योग लगाएगा, पेड़ काट देगा। रसायन को नदी में बहा देगा। तो इस प्रकार से हर एक में क्या होता है? प्रदूषण ही होता है ना। तो प्रदूषण के प्रकार क्या क्या है वो यहाँ पर लिख दिया है। फिर पर्यावरण प्रदूषण का कारण जो है वो मैंने लिख दिया, आपको सबको कारण पता है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेना। और सुधार के उपाय क्या क्या है यहाँ मैंने लिख दिया। सुधार कैसे हो सकता है? पेड़ लगाना चाहिए, कल कारखानों से चिमनियों को ज़्यादा ऊंचाई बनाना चाहिए ताकि दूषित हवा ऊपर ही निकल जाए, इस प्रकार से। और उपसंहार में देखिए क्या है? प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी एवं जानलेवा समस्या है। इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के अलावा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आइए इसे रोकने के लिए हम सभी अपना योगदान दें, और बिल्कुल दीजिए। समझ गए? और ये भी है, आप लोग इसको भी लिख सकते हो, कंप्यूटर के वरदान पर भी लिख सकते हो, या फिर स्वच्छता का महत्व पर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने प्रदूषण पर लिखा है क्योंकि अभी ज़्यादा जरूरी है वो। और विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखना है, या फिर कोरोना काल में दो मित्रों के बीच में संवाद को लिखना है। तो चलिए कोरोना काल वाला ही मैंने लिख दिया है, तो आप लोग चलिए कोरोना काल वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, संवाद ऐसा है कुछ कि राजू अपने मित्र को बोलता है, सुप्रभात मित्र, कैसे हो? तो दीपक उसका जो मित्र है वो बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो राजू फिर बोलता है, ठीक हूँ, परंतु आजकल पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ। दीपक बोलता है, हाँ दोस्त, इस कोरोना महामारी का हमारी शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। फिर राजू बोलता है, पढ़ाई के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित है। दीपक बोलता है, हाँ दोस्त, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही। ये दोस्तों तब की बात है जब कोरोना था। फिर राजू बोलता है, ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हो ना? दीपक बोलता है, हाँ, परंतु स्कूल में पढ़ने की बात ही क्या है, कुछ और है। अरे विकास सर पढ़ा रहा है, पढ़ लो ना। चलो ठीक है, ऐसा ही बात हुआ होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, हाँ मित्र, ये तुम सही कह रहे हो। दीपक बोल रहा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये महामारी हमारे देश से खत्म हो जाए, जिससे आम जिंदगी फिर से पहली जैसी हो जाए, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ आप लोग का सॉल्यूशंस, जो कि आसान भाषा में दिया गया है। आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सभी को शेयर कर देना आप लोग, और भी अच्छे अच्छे आंसर्स और नेक्स्ट वीडियोस चाहते हो तो। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।